Hello students, welcome to the third chapter of Geography, Exogenetic Process Part 1. So हमने सेकेंड चैप्टर में क्या पढ़ा था? एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स मीन्स इंटरनल मूवमेंट्स, कि अर्थ के अंदर जो मूवमेंट्स होते तो उसका जो इफेक्ट है अर्थ क्रस्ट पे पड़ता है, ठीक है। तो उसके वजह से जो है वेरियस टाइप्स के लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड होते हैं, लाइक माउंटेन, कॉन्टिनेंट्स, प्लेट्यूज, ठीक है। और अर्थक्वेक्स आते हैं, सडन मूवमेंट्स की वजह से अर्थक्वेक आने के चांसेस है, वॉल्केनोस होता है, ओके। So in this chapter we will study about exogenetic process. Exogenetic process means external process. अब हम ये देखेंगे कि external process, okay? So many landforms are formed due to the internal movements. हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था कि इंटरनल मूवमेंट्स की वजह से वेरियस टाइप के लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड होते हैं. Many process occurring on the Earth's surface also lead to the formation or degradation of landforms continuously. तो जैसे हमने इंटरनल मूवमेंट्स पढ़ा, अर्थ के अंदर जो मूवमेंट्स होते हैं तो उसके वजह से लैंडफॉर्म्स फॉर्म होता है, वैसे ही हम ये चैप्टर में जो है एक्सटर्नल प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थ सरफेस पे जो प्रोसेस होते हैं तो उसके वजह से भी फॉर्मेशन और डिग्रेडेशन यानी लैंडफॉर्म्स फॉर्म भी होते हैं और डिग्रेड भी होते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूसली चलता रहता है. In this lesson, we will be studying the exogenetic, that is external process, and the landforms formed by them. इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे? एक्सोजेनेटिक यानी कि एक्सटर्नल प्रोसेस और उसके वजह से कौन से टाइप्स के लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड होते हैं. External processes occur because of the forces working on the Earth's surface. See, external process क्यों होता है? क्योंकि अर्थ सरफेस पे जो है वहाँ पे कुछ फोर्सेस वर्क करते हैं. तो उसमें हम देखेंगे कि कौन से फोर्स होते हैं. दे आर मेनली सोलर एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड काइनेटिक एनर्जी. तो अर्थ सरफेस पे जो फोर्सेस वर्क करते हैं जिसका असर जो है मतलब उसके वजह से जो है वेरियस टाइप के लैंड फॉर्म्स भी होते हैं और लैंड क्या होते हैं, डिग्रेड भी होते हैं, ठीक है. तो उसमें जो है मेनली कौन से फोर्सेस होते हैं? सोलर एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ मास इन मोशन, लाइक एग्जांपल है मूविंग कार, ठीक है, साइकिलिंग, वॉकिंग एंड रनिंग, एसोसिएटेड विद द मूविंग ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है. तो ये मेनली जो है ज़्यादातर अर्थ सरफेस पे ये फोर्स वर्क करते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सटर्नल प्रोसेस, और उसके वजह से वेरियस टाइप के लैंडफॉर्म्स फॉर्म भी होते हैं और डिग्रेड भी होते हैं, ओके. सो लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड ऑन द अर्थ सरफेस as a result of internal movements are called primary and secondary landforms. सी, जो हमने देखा था कि इंटरनल मूवमेंट्स की वजह से अर्थ सरफेस पे जो लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड होते हैं उसे प्राइमरी और सेकेंडरी लैंडफॉर्म्स कहा जाता है. फॉर एग्जांपल कॉन्टिनेंट्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एट्सेट्रा. तो ये जो लैंडफॉर्म्स है जो हम देख रहे हैं, एग्जांपल कॉन्टिनेंट्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स, ये प्राइमरी और सेकेंडरी लैंडफॉर्म्स होते हैं और ये किसके वजह से जो है फॉर्म होते हैं? इंटरनल मूवमेंट्स की वजह से. बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल प्रोसेसेस, अगर अर्थ सरफेस पे एक्सटर्नल प्रोसेस हो रहा है लाइक वेदरिंग, इरोशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लैंडफॉर्म्स गिव वे टू द टर्शियरी लैंडफॉर्म्स. फॉर एग्जाम्पल वैलीज, सैंड ड्यून्स, डेल्टा, यू शेप्ड वैलीज एट्सेट्रा. सी, अगर अर्थ सरफेस पे एक्सटर्नल प्रोसेस हो रहा है तो वहाँ पे कौन से लैंडफॉर्म्स होते हैं? जैसे वेदरिंग मतलब क्या होता है? रॉक का टूटना, मतलब रॉक में ब्रेक्स आते हैं और रॉक जो है वो पार्टिकल्स में टूटता है, तो उसे क्या कहा जाएगा? वेदरिंग. इरोशन मीन्स जैसे अगर माउंटेनियस एरिया से, हिली रीजन से अगर रिवर फ्लो हो रही है तो अगर उसका स्पीड ज़्यादा है तो माउंटेनियस एरिया पे जो है सॉइल भी पाई जाती है, मिट्टी भी पाई जाती है, पर रिवर अगर उस एरिया से मीन्स ऊपर से डायरेक्टली माउंटेनियस एरिया से नीचे की तरफ फ्लो हो रही है तो वो अपने साथ जो है क्या करेगी? मिट्टी भी लेके आएगी साथ में, ठीक है.
और बार बार जो है वहाँ पे रिवर जो है उस माउंटेनियस एरिया पे बार बार क्या होगा, वहीं वहीं से फ्लो होगी। तो फ्लो होने की वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन, जिसको घिसना बोलते हैं, ठीक है। अगर एक एरिया पे जो है बार बार कोई चीज मतलब उसका रगड़ मतलब फ्रिक्शन हो रहा है, तो वहां पे क्या हुआ, उसका मतलब इरोशन। और ट्रांसपोर्टेशन मीन्स, जैसे अभी मैंने बताया कि अगर माउंटेनियस एरिया से या फिर हिली रीजन से वो रिवर फ्लो हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, तो वो अपने साथ जो है वहां पे पाई जाने वाली सॉइल जो है वो अपने साथ लेके आएगी, ठीक है, बहा के लेके आएगी। उसको क्या कहा जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन। और वही रिवर नीचे आके अगर वो रिवर का स्पीड जो है, वेलोसिटी कम हो जाता है, तो वो अपने साथ लाए गए जो सेडिमेंट्स है, यानी जो वो मटेरियल्स है, वो एक प्लेस पे क्या कर देगी, जहाँ पे जैसे ही उसकी वेलोसिटी कम होगी वो उस प्लेस पे उसको डिपॉजिट कर देगी। तो उसे क्या कहा जाएगा, डिपोजिशन। तो ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी लैंडफॉर्म्स जो हमने देखे, जो इंटरनल मूवमेंट्स की वजह से होता है, तो यही प्राइमरी और सेकेंडरी लैंडफॉर्म्स किसको रास्ता देती है, टर्शरी लैंडफॉर्म्स, जो कि हम इस लेसन में पढ़ेंगे। जैसे कि वैलीज है, सैंड ड्यून्स है, डेल्टा है, यू शेप्ड वैलीज है, ये सब क्या है, टर्शरी लैंडफॉर्म्स। ओके, तो इस चैप्टर में जो है पार्ट 1 में हम सिर्फ वेदरिंग के बारे में पढ़ेंगे और फिर टाइप्स ऑफ वेदरिंग। ओके, और 4th चैप्टर में एक्सोसेरेटिक प्रोसेस सेकेंड में जो है हम किसके बारे में पढ़ेंगे, वैलीज, सैंड ड्यून्स, डेल्टा, यू शेप वैलीज। ओके, नेक्स्ट सी द पिक्चर, see the given pictures and observe the physical appearance of the rocks in each picture। see आप ये rocks के पिक्चर देखिए और हर एक पिक्चर में जो है रॉक का अपीयरेंस देखिए। You can see that rocks are broken, fractured and have holes in them। आप ये देख सकते हैं कि जितने भी रॉक्स के इमेजेस है उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि रॉक जो है वो टूटा हुआ है, किसी रॉक में फ्रैक्चर है, और फिर क्या दिखाई दे रहा है, किसी रॉक में जो है होल दिखाई दे रहा है। ओके, इन अ पिक्चर यू कैन ऑल्सो सी दैट द स्टैचू हैज बीन डिफॉर्म। ये भी देख सकते हैं कि स्टैचू भी बना हुआ है। तो वाई आर द रॉक्स इन सच अ कंडीशन, ये जो आप अलग अलग टाइप का रॉक देख रहे हैं, ठीक है, किसी में होल है, कोई ब्रेक हुआ है और कोई फ्रैक्चर है, ठीक है, तो ये ऐसे जो है रॉक का जो अपीयरेंस देख रहे हैं, ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ वेदरिंग, टाइप्स ऑफ वेदरिंग। ओके, जैसे फर्स्ट इमेज हम देख रहे हैं, तो फर्स्ट इमेज में जो है क्या दिखाई दिया है, केमिकल वेदरिंग। ये रॉक का अपीयरेंस किसकी वजह से हुआ है, केमिकल वेदरिंग के। नेक्स्ट है एक्सफोलिएशन ऑफ डोम शेप्ड हिल, वो मैकेनिकल वेदरिंग की वजह से। थर्ड, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, ये भी मैकेनिकल वेदरिंग। फोर्थ वन है, फोर्थ इमेज जो है वो शैटरिंग, मीन्स रॉक जो है वो टूट के बिखर गया है, ये भी मैकेनिकल वेदरिंग। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन, केमिकल वेदरिंग, ठीक है। और लास्ट इमेज इज बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो हम वेदरिंग और टाइप्स ऑफ वेदरिंग आगे जो है डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट वेदरिंग। वेदरिंग मीन्स क्या, द ब्रेक डाउन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ रॉक्स इनटू पार्टिकल्स और यूनिट्स। अगर एक जो है रॉक है, ठीक है, पूरा रॉक है, और वो अगर वेदरिंग के वजह से रॉक में ब्रेक होता है, ब्रेक आता है, और रॉक जो है डिफरेंट फ्रेगमेंटेशन है, टुकड़ों में अगर बढ़ जाता है, रॉक्स के पार्टिकल्स हो जाते हैं या फिर यूनिट्स, तो उसे क्या कहा जाएगा, वेदरिंग। ब्रेकिंग और वीकनिंग ऑफ रॉक्स is a natural phenomenon and it is called weathering। see, रॉक का कमजोर पड़ना और टूटना ये नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है, ये नेचुरल होता है, और इसे क्या कहा जाता है, वेदरिंग, इसे ही वेदरिंग बोलते हैं। वेदरिंग कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। वेदरिंग के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन है मैकेनिकल, उसको फिजिकल भी बोल सकते हैं। सेकेंड वन है केमिकल एंड थर्ड वन इज बायोलॉजिकल। ओके, तो वेदरिंग के कितने टाइप्स हैं, 3 टाइप्स, mechanical, chemical and biological। In arid climates, mechanical weathering is dominant, while in humid climates, chemical weathering is more effective and biological weathering occurs because of living organisms। See, मैकेनिकल वेदरिंग ज़्यादा इफेक्टिव कहाँ है, कौन से क्लाइमेट में, एरिड यानी जहाँ पे सूखा रहेगा, ठीक है, ड्राई एरिया, ड्राई क्लाइमेट है तो वहाँ पे मैकेनिकल वेदरिंग होगा। और केमिकल वेदरिंग कहाँ पे होगा इफेक्टिव ज़्यादा, ह्यूमिड क्लाइमेट्स, ठीक है, ह्यूमिड यानी जहाँ पे नमी रहेगी,
ओके। एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग जो है ये किसकी वजह से होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से, ओके। सो हम देखेंगे ये चार्ट में वेदरिंग के 3 टाइप्स। फर्स्ट वन कौन सा है? फिजिकल वेदरिंग यानी कि मैकेनिकल वेदरिंग, सेकेंड वन इज केमिकल वेदरिंग एंड थर्ड वन इज बायोलॉजिकल वेदरिंग, ओके। फर्स्ट मैकेनिकल वेदरिंग, you will notice, see the image of onion। हम ये मैकेनिकल वेदरिंग का एक एग्जांपल लेते हैं। आप अनियन के लेयर्स देख रहे होंगे, हमारे घर में अनियन होता है, उसको हम क्या करेंगे, एक्टिविटी है बीच से जो है वो अनियन को कट करेंगे, 2 पार्ट में उसको डिवाइड करेंगे और बाद में जो है उसका लेयर निकालेंगे। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि अनियन का जो है लेयर कैसे निकाला हुआ है। तो सेम यही जो चीज़ है ये नेचर में होता है रॉक के साथ। तो वो हम देखेंगे अभी कि मैकेनिकल वेदरिंग कैसे होता है। You will notice that just as we can remove each and every outer layer of the onion, similarly in nature rocks undergo such a process। जैसे कि आप नोटिस कर रहे होंगे कि अनियन में जो है अनियन का हर एक लेयर जो है आउटर लेयर वो बाहर निकल रहा है। तो सेम यही प्रोसेस जो है किस में होता है? रॉक्स में। The exposed part of the rock heats more while the inner part is comparatively cooler। See, जब एक जो रीजन में जैसे रॉक पाया जाता है, ठीक है, तो रॉक जहाँ पे रॉक रहता है तो डे के टाइम पे यानी दिन का जो टेम्परेचर होता है वो हाइयर होता है, ठीक है, सन के वजह से। तो सन का हीट जब रॉक पे पड़ता है, सन हीट जब रॉक पे पड़ता है तो उसका जो अपर पार्ट है, रॉक का जो अपर पार्ट है वो ज़्यादा हीट होता है, ज़्यादा गर्म होता है एज कंपेयर टू इनर पार्ट। क्योंकि इनर पार्ट में हीट जो है बहुत ही टाइम के बाद जाती है। तो इनर पार्ट जो है रॉक का वो क्या रहेगा? एज कंपेयर टू अपर पार्ट थोड़ा सा ठंडा रहेगा, ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट द आउटर लेयर्स ऑफ द रॉक्स fall apart from the main rock and this is called exfoliation of the rock। See, अगर अपर लेयर रॉक का जो अपर लेयर है, अपर पार्ट वो ज़्यादा हीट होगा, तो ज़्यादा हीट होने की वजह से क्या होगा? रॉक्स के जो लेयर है वो बाहर निकलेंगे, जो मेन रॉक्स है तो उसकी जो परत है, लेयर मीन्स क्या होगा? परत। रॉक का परत क्या होगा? बाहर निकलेगा। जैसे कि हम अनियन में देख रहे हैं उसके लेयर निकल रहे, और ये रॉक का जो आउटर लेयर है वो बाहर क्यों निकलेगा मेन रॉक से? क्योंकि हीट के वजह से, सन के हीट के वजह से। और इनर लेयर जो है एज कंपेयर टू आउटर लेयर वो ठंडा रहेगा, ठीक है। तो जब आउटर लेयर रॉक के मेन रॉक से जब आउटर लेयर बाहर निकलेगा तो उसको क्या कहा जाता है? एक्सफोलिएशन, ओके। नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं एक्सफोलिएशन, ये पूरा रॉक है और हीट के वजह से आप देख सकते हैं कि उसके जो रॉक के जो अपर लेयर है यानी जो उसकी ऊपरी परत है वो कैसे निकल रही है, ठीक है, इमेज में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, मैकेनिकल वेदरिंग मेनली ऑकर्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। अब हम देखेंगे कि मैकेनिकल वेदरिंग किस किस रीजन के वजह से होता है। फर्स्ट वन इज टेम्परेचर, सेकेंड वन इज फ्रॉस्ट, थर्ड वन इज क्रिस्टल ग्रोथ, फोर्थ रिलीज ऑफ प्रेशर एंड लास्ट वन इज वाटर। तो ये 5 रीजन है जिसकी वजह से मैकेनिकल वेदरिंग होता है, ओके। फर्स्ट वन टेम्परेचर, आप इमेज में देख सकते हैं नाइट का टाइम है, ठीक है, रॉक दिखाई दे रहा है आपको और नाइट का टाइम है और रॉक जो है वो बीच में से क्या हुआ है? ब्रेक हुआ है। तो टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर की वजह से जो है मैकेनिकल वेदरिंग कैसे होता है ये हम देखेंगे। The minerals in the rock expand because of heat and contract when temperature decreases. Due to such continuous contracting and expanding, tensions develops in the rock particles। See, हमें पता है कि रॉक्स के अंदर जो है मिनरल्स पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स पाए जाते हैं और वो सन के हीट के वजह से जो है अलग अलग डिफरेंट तरीके से जो है रिएक्ट भी करते हैं, ठीक है। हर एक मिनरल्स जो है अलग अलग मिनरल्स अगर रॉक्स में पाए जाते हैं तो वो हीट की वजह से जो है डिफरेंटली रिएक्ट भी करते हैं रॉक के अंदर। तो दिन के समय में क्या होता है कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो सन का हीट जब रॉक पे पड़ता है तो डे टाइम पे रॉक क्या होता है? एक्सपांड होता है। और नाइट टाइम में क्या होता है? जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो रॉक क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, ठीक है। जैसे कि ठंडी दिन के टाइम पे देखिए हमें फैन की ज़रूरत होती है, ठीक है, और अभी गर्मी का टाइम है और हम देख रहे हैं कि नाइट के टाइम पे धीरे धीरे जो है क्लाइमेट टेम्परेचर क्या हो जाता है कि क्या बोलते हैं धीरे धीरे डिक्रीज होता है। तो एक बार अगर लाइट चली भी गई अगर घर में तो भी चल जाता है। तो वैसे ही रॉक का है, ठीक है, कि डे के टाइम पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो रॉक क्या होता है, एक्सपांड होता है, और नाइट के टाइम पे टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो रॉक क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ जाता है। तो ये जो प्रोसेस है कॉन्ट्रैक्टिंग और एक्सपांडिंग का, ये कंटिन्यूसली चलता रहता है और जिसकी वजह से जो है रॉक पे जो है टेंशन होता है, टेंशन डेवलप होता है और रॉक क्या हो जाता है, बीच में से ब्रेक और रॉक के पार्टिकल्स बन जाते हैं, यानी रॉक जो है टुकड़ों में बढ़ जाता है। एंड ईच मिनरल रिएक्ट्स डिफरेंटली टू द टेम्परेचर, सम मिनरल्स एक्सपांड मोर वाइल अदर्स डू नॉट एक्सपांड एज मच। सी, मैंने आप सभी को बताया कि रॉक्स में मिनरल्स पाए जाते हैं और वो मिनरल्स टेम्परेचर पे जो है डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं। कुछ मिनरल्स जो है ज़्यादा एक्सपांड होते हैं और कुछ मिनरल्स जो है वो कम एक्सपांड होते हैं। नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंटली द टेंशन फॉर्म्ड इन द रॉक्स ऑल्सो इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस। एज अ रिजल्ट क्रैक्स डेवलप इन द रॉक्स एंड दे ब्रेक। सी, जैसे जैसे रॉक्स में पाए जाने वाले मिनरल्स रिएक्ट करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग जो है रॉक्स पे टेंशन बढ़ेगा और रॉक्स भी क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज। रॉक्स में जो टेंशन है वो कभी बढ़ेगा और कभी कम होगा और इसकी वजह से रॉक्स में क्या डेवलप होगा, क्रैक्स। ओके, एंड इन एरियाज वेयर द डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर इज हायर, वेदरिंग ऑफ दिस टाइप इज कॉमन इन द हॉट डेजर्ट्स। और जो एरिया में डायurnal रेंज का मतलब दिन का समय, डायurnal मीन्स डे टाइम, उससे टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो ऐसे टाइप का जो वेदरिंग है, मैकेनिकल वेदरिंग जो है पॉसिबल है। जैसे कि हॉट डेजर्ट में हमें पता है कि हॉट डेजर्ट में जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट है रीजन फ्रॉस्ट। आप ये इमेज देख सकते हैं, फ्रॉस्ट वेजिंग, स्ट्रेस बाय फ्रीजिंग वाटर इंक्रीजेस। You know that the volume of the water increases when it freezes. See, आप सभी को पता है, हमें पता है कि वाटर से ज़्यादा जो है जगह कौन आइस लेता है, ठीक है। अगर वाटर जो है फ्रीज हो गया तो उसको ज़्यादा जगह लगता है एज कम्पेयर टू वाटर। एंड इन एरियाज वेयर द टेम्परेचर्स ड्रॉप बिलो 0 डिग्री सेल्सियस for quite some time, the water accumulated in the cracks and crevices in the rocks freezes. See, suppose अगर रेनफॉल हुआ, बारिश हुआ और जिस मतलब रॉक में क्रैक है वहाँ पे क्या होगा, बारिश का पानी उस क्रैक में इकट्ठा होगा, एक्यूमुलेट होगा, ठीक है, रुकेगा। लेकिन जैसे मतलब जिस एरिया में अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है तो वो क्रैक में जो फंसा हुआ जो पानी है, इकट्ठा हुआ पानी है, वो क्या बन जाएगा, आइस। पहले जो है वाटर था तो वाटर ने क्या कम जगह लिया, उसको जगह कम लगती है पानी को, ठीक है। लेकिन अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया तो वहाँ पे वो वाटर जो है वो किस में टर्न हो जाएगा, आइस में, ठीक है। तो आइस को जो है स्पेस ज़्यादा लगता है और जब वो आइस में टर्न होगा वाटर तो इस पे जो है इसकी वजह से, आइस की वजह से रॉक पे क्या डेवलप होगा, टेंशन, और रॉक क्या हो जाएगा, उसका जो क्रैक है रॉक क्या होगा, बीच में से टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और रॉक के पार्टिकल्स बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से फ्रॉस्ट की वजह से क्या होता है, मैकेनिकल वेदरिंग, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिस्टल ग्रोथ। आप ये इमेज देख सकते हैं, जो सी वेव्स है, सी वेव्स जो है क्लिफ को जो है बार बार हिट कर रही है। आप ये देख सकते हैं वाटर जो है सी क्लिफ को बार बार क्या हिट कर रही है रॉकी कोस्ट पे। ओके, इन रॉकी कोस्ट वेव्स हिट द सी क्लिफ्स। रॉकी कोस्ट में जो सी वेव्स है वो सी क्लिफ को क्या करती है, हिट करती है, ठीक है। एंड द वाटर इज एल्कलाइन, और वाटर क्या हो जाता है, एल्कलाइन। एल्कलाइन एक क्या है, केमिकल कंपाउंड। An alkali is a basic ionic salt of an alkali metal. Okay, and some water droplets hit the cracks in the rocks. और कुछ पानी की बूंदें जो है वाटर ड्रॉपलेट्स वो रॉक में जो क्रैक्स पाए जाते हैं उसको हिट करते हैं, ठीक है। एंड इन दिस एल्कलाइन वाटर द सॉल्युबल मटेरियल्स इन द रॉक गेट डिसॉल्व।
सी, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि रॉकी कोस्ट पे सी वेव जो है वो सी क्लिफ पे हिट कर रहा है। वाटर क्या है? एल्कलाइन। सम वाटर ड्रॉपलेट्स यानी जो वो सी क्लिफ में जो रॉक है, रॉक में अगर क्रैक हुआ तो कुछ पानी की बूंदें उस क्रैक को हिट करेंगी, ठीक है। और ऐसे टाइम पे क्या होगा, जो एल्कलाइन वाटर है तो जो उसमें जो सॉल्युबल मटेरियल्स है वो क्या हो जाएगा? डिसॉल्व। जो घुलने वाला मटेरियल है वो घुल जाएगा एंड दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल होल्स इन द रॉक्स। और जो एल्कलाइन वाटर है उसमें जो सॉल्युबल मटेरियल्स है अगर वो डिसॉल्व होता है उस रॉक के क्रैक में, तो उसमें जो रॉक है वो रॉक में छोटे छोटे क्या पड़ जाएंगे? होल्स। एंड दिस इज द इफेक्ट ऑफ सॉल्यूशन। और ये किसका इफेक्ट है? सॉल्यूशन का। एल्कलाइन वाटर गेट्स स्टोर्ड इन दिस होल्स। और वो जो एल्कलाइन वाटर है वो जाके किस में स्टोर्ड हो जाएगा? ये होल्स में। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ हीट this water turns into water vapor and only crystals of alkaline materials remain in the rocks and crystals occupy more space. This causes tension in the rock and holes are formed in the rocks. It looks like a honeycomb. सी, जो हमने देखा कि एल्कलाइन वाटर जो है वो रॉक के होल में जाके फंस जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हीट डे के टाइम पे जब सन हीट उस पर पड़ेगा तो वो वाटर जो फंसा हुआ है वो किस में चेंज हो जाएगा? वाटर वेपर में। और सिर्फ वहाँ पे क्या बच जाएगा? क्रिस्टल्स ऑफ एल्कलाइन मटेरियल्स, यानी जो एल्कलाइन मटेरियल था उसका क्रिस्टल बन जाएगा। रॉक में सिर्फ वही बचेगा। और क्रिस्टल को जो है ज़्यादा स्पेस लगता है, जैसे कि हमने फ्रॉस्ट में देखा था, एज कंपेयर टू वाटर आइस को ज़्यादा स्पेस लगता है, तो वैसे ही क्रिस्टल को ज़्यादा स्पेस लगता है। और ये क्रिस्टल की वजह से रॉक पे क्या होगा? टेंशन। एंड टेंशन की वजह से रॉक में क्या फॉर्म्ड होंगे? होल्स। और ये होल्स आप इमेज देख सकते हैं, एल्कलाइन क्रिस्टलाइजेशन का है। और ये होल्स रॉक पे फॉर्म होने के बाद ये रॉक कैसे दिखाई देगा? हनी कोम जैसा, यानी जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता होता है। ओके, तो ये थर्ड रीजन है क्रिस्टल ग्रोथ, जिसके वजह से क्या होता है? मैकेनिकल वेदरिंग। ओके, fourth is release of pressure. It is not that tension is created in the rocks only because of temperature, freezing of water or crystallization. जो अभी हमने रीज़न देखे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि रॉक के ऊपर टेंशन जो है वो सिर्फ टेम्परेचर की वजह से, फ्रीजिंग ऑफ वाटर की वजह से या फिर क्रिस्टलाइजेशन की वजह से ही होता है। द आउटर लेयर्स ऑफ द रॉक्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द इनर और लोअर लेयर्स। कभी कभी ऐसा होता है कि रॉक की जो ऊपरी परत होती है यानी आउटर लेयर, उसको इनर लेयर जो है अंदर से ऊपर की तरफ प्रेशर देता है, ठीक है। जो इनर और लोअर लेयर्स है वो ऊपर अपर लेयर और आउटर लेयर को क्या देता है? प्रेशर देता है नीचे की तरफ से, ठीक है। एंड व्हेन दिस प्रेशर सीजेस टू एग्जिस्ट, यानी जब ये प्रेशर लिमिट से बाहर हो जाता है, ठीक है, कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो वो प्रेशर क्या होता है? निकलता है, ठीक है। और उसके वजह से क्या होता है कि ऊपरी परत जो है यानी रॉक की जो अपर आउटर लेयर है वो क्या होती है? निकल जाती है। द लोअर और इनर लेयर्स गेट फ्रीड फ्रॉम द प्रेशर एंड दिस ऑल्सो लीड्स टू वेदरिंग। और इसी के वजह से क्या होता है? ये भी जो है एक वेदरिंग का रीजन है, यानी मैकेनिकल वेदरिंग। ओके, नेक्स्ट है वाटर। सम एरियाज एक्सपीरियंस मोर रेनफॉल देन अदर्स। मतलब कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर एज कम्पेयर टू अदर एरियाज देखा जाए तो वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। एंड इन सच एरियाज सोकिंग ऑफ रॉक वाटर ऑल्सो कॉजेज वेदरिंग ऑफ सम रॉक्स लाइक सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, ठीक है। कॉन्ग्लोमेरेट मतलब क्या होता है? मिक्सचर, जैसे सैंड पार्टिकल्स का या फिर जो पेबल्स वगैरह रहते हैं, अगर उसका मिक्सचर रहा तो उसको क्या कहा जाएगा? कॉन्ग्लोमेरेट। ओके, तो कुछ एरिया में जो है बारिश ज़्यादा होता है और कुछ एरिया में जो है कम होता है। तो जिस एरिया में बारिश यानी रेनफॉल ज़्यादा होता है तो वहाँ पे वेदरिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि क्या बोला है? सम रॉक्स लाइक सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, ओके, ये पाए जाते हैं। एंड दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑन द एग्लोमेरेशन ऑफ सैंड पार्टिकल्स। एग्लोमेरेशन का मतलब क्या होता है? एक्यूमुलेट यानी मास, ग्रुप, ठीक है। तो सैंड पार्टिकल्स क्या होते हैं? उनका ग्रुप बनता है, सैंड पार्टिकल्स के मासेस बनते हैं, ठीक है। एंड मड ऑल्सो मेक्स सैंड पार्टिकल्स कम टुगेदर। और उसमें मिट्टी भी मिल जाती है, वो सैंड पार्टिकल्स में
क्या मिलती है, मड यानी मिट्टी। एंड व्हेन पेनिट्रेट सच रॉक्स द पार्टिकल्स गेट लूज एंड सेपरेट फ्रॉम द मेन रॉक। दिस इज कॉल्ड ग्रैनुलर वेदरिंग। आप ये इमेज में देख सकते हो वो मिट्टी कैसे ग्रैनुलर वेदरिंग क्यों कहा गया है, जैसे अनाज होता है हमारा, चावल है, गेहूं है, ठीक है, कोई भी अनाज है, मूंग है, तो वो आप देखिए वो वेदरिंग उसी टाइप का दिख रहा है, ठीक है, इमेज देखिए। तो इससे क्या क्या बोला है, दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑन द एंग्लोमेरेशन ऑफ सैंड पार्टिकल्स। ये रॉक जो है ये किसके वजह से फॉर्म्ड होता है कि सैंड पार्टिकल्स के मासेस जब बनते हैं, यानी सैंड पार्टिकल्स जब इकट्ठा होता है उसके प्रेशर से ये रॉक फॉर्म्ड होता है। और ये सैंड पार्टिकल्स में और भी क्या मतलब मिलता है, मड। एंड व्हेन पेनिट्रेट्स सच रॉक्स, जब मतलब बारिश होती है, मतलब पानी वहाँ पे जाता है और ये रॉक सोखता है, सोखने के बाद ये पार्टिकल्स जो है मेन रॉक से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। जो सैंड पार्टिकल्स है मेन रॉक से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, ग्रैनुलर वेदरिंग। ओके, नेक्स्ट, समटाइम्स बोथ टेम्परेचर एंड वाटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदरिंग। कभी कभी क्या होता है कि टेम्परेचर और वाटर दोनों एक साथ वेदरिंग के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डिफरेंस इन टेम्परेचर कॉज कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन, वाइडनिंग द जॉइंट्स और द क्रैक्स इन द रॉक्स। सी, अगर टेम्परेचर में डिफरेंसेस आए, यानी डे के टाइम पे टेम्परेचर हाइयर होता है, ज़्यादा होता है, तो उससे रॉक क्या होगा, एक्सपांड होगा। ओके, और नाइट के टाइम पे टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है, तो उससे रॉक क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट, और जिसकी वजह से रॉक्स में क्या होंगे, जॉइंट्स और क्रैक्स, ठीक है। तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट है। एंड वाटर एक्यूमुलेट्स इन सच वाइड जॉइंट्स एंड बिग ब्लॉक्स ऑफ रॉक्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दिस इज कॉल्ड ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। ओके, और जब वही क्रैक्स में, रॉक के क्रैक्स में जब पानी मतलब वाटर इकट्ठा होगा तो वो जॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, सेपरेट हो जाएगा एक दूसरे से, तो उसे क्या कहा जाता है, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। ओके, so hope you understood this part. In the next part we will study about chemical weathering or biological weathering. Thank you for watching this video.